शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पर शिक्षा पर विज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। इसके पूर्व के वीडियो में हमने शैशवावस्था के बारे में चर्चा कर चुका है। आज हमारा जो है टॉपिक वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था मानी गई है, इस अवस्था को हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक है सभी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। और इस बाल्यावस्था के बहुत से उपनाम हैं। जैसा कि आपका ये जो पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बाल्यावस्था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जरूर 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। तो क्या होता है कि बाल्यावस्था के जो उपनाम है वो कौन कौन से उपनाम है इसके बारे में हम जानते हैं। तो बाल्यावस्था को माना गया कि प्रारंभिक विद्यालय की याद। प्रारंभिक विद्यालय की याद कौन सी है? तो बाल्यावस्था, ठीक है। इसी क्रम में माना गया कि जीवन का निर्माणकारी का, जीवन का निर्माणकारी का किस काल को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसी क्रम में कहा गया कि जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल किस काल को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसी क्रम में और भी उपनाम है, जैसे वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था किस काल को माना गया? तो बाल्यावस्था को माना गया। खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था किस काल को माना गया? तो बाल्यावस्था को मानी गई है। इसी क्रम में और भी कहा जाता है, ठीक है, कि शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था को माना गया। इसी रूप में प्रतिद्वंदता का भी कहा गया है इस बाल्यावस्था को। और यह एक प्रकार का कोटेशन है, और यह कोटेशन किसने दिया है? किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। किसने दिया? किलपैट्रिक महोदय ने दिया। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को माना गया है। यह भी एक प्रकार का कोटेशन है, और इसे किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है। किसने कहा? कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है, ठीक है ना। इस तरह से हम बाल्यावस्था को कई उपनामों से जानते हैं, और इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैचारिक क्रिया की अवस्था किस अवस्था को मानी गई है? तो किस अवस्था को मानी गई है? बाल्यावस्था को मानी गई है। पूछ लेगा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो कौन सा है? बाल्यावस्था। इस रूप से हम देखें तो 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और इतने इनके उपनाम हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। इसी क्रम में हम इनकी परिभाषाएं देखेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपकी शिक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है कार्ल एंड ब्रूस के अनुसार इन्होंने बताया कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ठीक है। उसी क्रम में रास महोदय ने भी कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। अब यहाँ पे हमें जानना है कि मिथ्या का तात्पर्य क्या है? झूठ से होता है। किससे होता है? झूठ से होता है। जैसा कि माना जाता है कि जो बाल्यावस्था के वो बालक होते हैं, जब इनकी अवस्था 7 से 8 के पार होती है और 12 वर्ष के बीच होती है, तो इसमें क्या अपने आप को वयस्कों की भांति मैच्योर समझने लगते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से रास महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या कि माना जाता है कि किशोरावस्था तक परिपक्वता प्राप्त होती है, तो जाहिर सी बात है कि बाल्यावस्था में बालक परिपक्व नहीं होगा, लेकिन प्रौढ़ों या वयस्कों की भांति वो अपने आप को मैच्योर प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। इसलिए इस आधार पर रास महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल है। इसी क्रम में काल्पनिक के अनुसार बाल्यावस्था की जो परिभाषा बताई गई है, इन्होंने कहा कि बालकों को आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। इस समय पे बालक के अंदर सामाजिक एवं नैतिक विकास होना आवश्यक है, और हम बाल्यावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि कहानियों के माध्यम से आनंद प्राप्त करते हुए वह नैतिक शिक्षा का अपने अंदर
विकास करता है, या हम कह सकते हैं कि नैतिकता का विकास करता है। किसने कहा? कार्लसलिग ने कहा। तो इसी क्रम में हम बाल्यावस्था का अर्थ जाने, परिभाषा जाने। अब इसके बाद से हमारा अगला टॉपिक इसी में है, बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले बाल्यावस्था की जो विशेषता है वह है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। हमने आपको बताया अभी कि बाल्यावस्था को दो कालों में बांटा गया है, 6 से 9 वर्ष और एक है 10 से 12 वर्ष। 6 से जो 9 वर्ष है इसे हम संचय काल के नाम से जानते हैं। किस काल के नाम से जानते हैं? संचय काल के नाम से जानते हैं। और 10 से 12 वर्ष जो है इसे हम परिपाक काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? परिपाक काल के नाम से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि 6 से 9 वर्ष को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में संचय काल भी देगा, परिपाक काल भी देगा, बाल्यावस्था भी देगा, ठीक है, शैशवावस्था भी देगा। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो क्या इसका ऑप्शन होगा? संचय काल होगा। तो इसमें क्या है? हम पढ़ रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो ये अवस्थाएं हैं इसमें जो संचय काल है 6 से 9 वर्ष में जो भी बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसमें क्या होती है? धीमी हो जाती है। जो भी विकास की गतियां होती हैं क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और बाकी जो 10 से 12 वर्ष का परिपाक काल है इसमें क्या होता है कि जो बालक के द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास हुए रहते हैं उनका अस्थायित्व होने लगता है। क्या होने लगता है? अस्थायित्व, या हम कह सकते हैं कि दृढ़ीकरण होने लगता है। इस तरह से हमने पहला विशेषता पढ़ा कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। दूसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? हम यहीं पे आपको बताते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति, इनका क्या होता है? धूर्तगामी गति से विकास होता है। यानी कि बाल्यावस्था में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का क्या होता है? बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है। इसलिए ये सभी मानसिक योग्यता के पक्ष हैं। क्या? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और स्मरण। संवेदना क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे हम संवेदना के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य क्या? कि ये 5 प्रकार की हमारी इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनके माध्यम से कोई भी हम प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। और इसके माध्यम से जो हम अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं वो प्रत्यक्षीकरण। कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऊपर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सोया है, ऊपर से कोई भी वस्तु गिरी और गिरती है तो उसके त्वचा के माध्यम से पता होता है कि क्या होता है। उसके बाद से इसके माइंड में क्या होता है? यह मैसेज जाता है कि हाँ ये रेंग रहा है या चल रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है? तो अगर जो रेंगता है तो हमें क्या होती है कि ये नहीं, ये सांप है। इस तरह से अभिलाषा होती है जिसके माध्यम से प्रत्यक्षीकरण होता है। स्मरण मतलब किसी भी चीज को याद करना। इस प्रकार की जो भी मानसिक योग्यताएं होती हैं इनका विकास किस अवस्था में दिखने को मिलता है? तो बाल्यावस्था में। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि बाल्यावस्था में होती है। अगला जिज्ञासा की प्रबलता। इस अवस्था में जो भी बालक होता है कोई भी नवीन वस्तु या किसी भी वस्तु को देखता है तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है, बहुत ही जिज्ञासु होता है। और उसका जो प्रश्न होता है वह प्रश्न यह होता है कि यह क्यों है। जैसे कोई भी वस्तु देखा तो ये क्या है, यह उसका प्रश्न नहीं होता है, जबकि ये प्रश्न होता है कि यह क्यों है, यह क्यों है। इस तरह से वह प्रश्न करता है। हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता अत्यधिक होती है। अगला आत्मनिर्भरता की भावना। इससे पूर्व में हमने शैशवावस्था के बारे में आपको बताया। तो शैशवावस्था में जो बालक होता है वो पर निर्भर होता है, पर आश्रित होता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर होता है। लेकिन जो ही वो बाल्यावस्था में जाता है तो आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी कि अपना खुद का काम, भूख लगा तो खाना खाना, स्नान करना, कपड़ा धोना, ये सभी चीजें वो खुद से कर लेता है। हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की एक विशेषता आत्मनिर्भरता की भावना भी है। अगला है रचनात्मक कार्यों में रुचि। आपको पता होगा कि अपने घर के पास के ही बच्चों को देखिए जो इस अवस्था के हैं, वह अत्यधिक किसी भी रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। जैसे बगीचे में जाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, कोई भी कागज का अनेक प्रकार के खिलौने बनाते हैं, नाव बनाते हैं। इस प्रकार की रुचि रचनात्मक कार्यों में दिखने को मिलती है। और ये किस अवस्था में दिखने को मिलती है? तो बाल्यावस्था में दिखने को मिलती है। अगला है संग्रह की प्रवृत्ति।
आपको पता होगा कि जो भी इस अवस्था के बालक होते हैं, कोई भी वस्तु चाहे वो हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, उन्हें कहीं भी देखते हैं, किसी भी रूप में देखते हैं तो उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको एक जगह संचित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के अंतर्गत जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उनमें एक और भी विशेषता है, जिस विशेषता को हम संग्रह की प्रवृत्ति, यानी कि किसी भी चीज का संग्रह करना, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति का भी विकास पूरा होता है। इसी क्रम में अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, हमने अभी आपको बताया है कि बाल्यावस्था को खेलने की अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। तो इस अवस्था में जो बालक होता है वह समूहों में खेलना अत्यधिक पसंद करता है, इसलिए इसके अंतर्गत सामूहिक प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। अगला है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। इसके पूर्व में जो शैशवावस्था पढ़ा गया, तो शैशवावस्था में जो बालक होता है अंतर्मुखी का होता है, जबकि बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो बहिर्मुखी होता है, क्योंकि वह पास पड़ोस बाहर आने जाने लगता है, अनेक नवीन वस्तुओं या बाह्य वस्तुओं के संपर्क में आता है, जिसके बारे में वह जानता है। इसलिए इस अवस्था में व्यक्ति का जो प्रवृत्ति होता है वह बहिर्मुखी होता है। अगला सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह अकेले खेलना पसंद नहीं करता। इस अवस्था को गंदी अवस्था के भी नाम से जानी गई है। वह ज्यादातर समूह में खेलना पसंद करता है, अत्यधिक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, इसलिए इस अवस्था की यह भी विशेषता है कि सामूहिक खेलों में विशेष रुचि लेता है। अगला सामाजिक एवं नैतिक विकास। जब बालक समूह में खेलना पसंद करेगा, समूह में रहना पसंद करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सहयोग की भावना का विकास होगा। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। अतः हम कह सकते हैं कि समूह में रह के नियमों का भी पालन करना, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक एवं नैतिक पक्षों का क्या होता है, विकास होता है। इसी क्रम में अगला सुसुप्त काम प्रवृत्ति। मनोविश्लेषणवादियों का मानना है कि शैशवावस्था का जो बालक होता है इसमें काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, जबकि बाल्यावस्था में जाता है तो काम प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, सुसुप्त हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं उनके अंतर्गत समलिंगीय प्रेम की भावना का विकास होता है, यानी कि जो पुरुष होता है पुरुष के प्रति, जो बालिका स्त्री होती है स्त्री के प्रति, क्योंकि इस समय पे जो विरोधी ग्रंथियां होती है जिसे मातृ प्रेम और पितृ प्रेम के नाम से जाना जाता है, तो ये धीरे धीरे समाप्त होती हैं और समलिंगीय प्रेम की भावना का विकास होता है। इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो था समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।